बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी अभी मेरी आंखों ने जो मंजर देखा था उसने मेरे दिमाग को झुंझुला कर रख दिया था। हाँ, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं बार बार अपने वजूद को छू कर देखती कि मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। अब उस 5 सेकंड पहले मैं अपने भाई से फीस के पैसे लेने उसके कमरे में गई तो मेरी भाभी लाल जोड़ा पहने मेरे भाई के पास बैठी उससे हंसी मजाक कर रही थी। लेकिन जैसे ही मैं पैसे लेकर कमरे से बाहर निकली तो मेरी भाभी सीढ़ियों से उतरती हुई सामने से आ रही थी। उनके हाथ में कपड़े थे जो हम दोनों ने दोपहर के टाइम मिलकर धोए थे। सिर्फ थोड़े से वक्त के फर्क में ये सब कैसे हो गया था। मैं अपना साकत चेहरा लिए उन्हें देखे जा रही थी। जब भी वो मेरे करीब आई फिर मेरे चेहरे को छूकर कहने लगी, क्या हुआ शहला, तुम इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो। मैं उन्हें क्या कहती कि मेरी आंखों ने क्या मंजर देखा था जिसकी वजह से मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था। फिर मैंने उन्हें कोई भी जवाब न दिया। वो भागती हुई अम्मी के कमरे में चली गई। अम्मी ने जब मुझे यूं घबराया हुआ देखा तो परेशान हो गई। उन्होंने भी मुझसे पूछा, लेकिन मैं उन्हें क्या बताती कि एक इंसान दो दो दफा दो मुख्तलिफ जगह पे कैसे हो सकते हैं। मेरा नाम शहला है। हम दो बहनें और एक भाई हैं। मेरा भाई और बहन मुझसे बड़ी हैं, जबकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ। अम्मी अब्बू के साथ हम एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। अम्मी अब्बू ने बाजी की शादी बहुत जल्दी कर दी थी, जिसकी वजह से मैं घर में शदीद अकेलापन महसूस करती। लेकिन फिर जैसे ही भाई की जॉब लगी तो अम्मी ने उनकी शादी करने का फैसला कर लिया। मैं भी बहुत खुश थी। अगरचे मैं भाई से 5 साल छोटी थी, लेकिन मुझे उनकी शादी की बहुत खुशी थी। अभी मेरी उम्र 18 बरस थी और मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। भाई के लिए अम्मी ने बिल्कुल एक गैर खानदान की लड़की चुनी थी। जब मैं पहली बार अपनी भाभी नरमीन को देखने उनके घर गई तो मुझे वो पहली नजर में ही बहुत अच्छी लगी। बड़ी बड़ी स्याह आंखें, खूबसूरत लंबे बाल और गोरी चिट्टी वो लड़की पहली नजर में ही मुझे अपनी भाभी के लिए बहुत पसंद आ गई थी। हम भाई के लिए पहली दफा किसी लड़की को देखने के लिए गए थे और पहली दफा में ही रिश्ता पक्का करके घर आ गए थे। बाजी इस बात पर खफा थी कि क्या जरूरत थी पहली दफा ही रिश्ता पक्का करने की। लेकिन अम्मी ने उन्हें समझा दिया कि चूंकि लड़की बहुत प्यारी है, इसीलिए कहीं उसका किसी दूसरी जगह रिश्ता ना पक्का हो जाए। इसलिए अम्मी ने जल्दबाजी से काम लिया था। लेकिन मैं खुश थी। जब कॉलेज में मैं अपनी होने वाली भाभी की तस्वीर लेकर गई तो मेरी दोस्तों ने उनकी खूब तारीफ की। कहने लगी कि तुमने तो अपने भाई के लिए वाकई ही कोई चांद का टुकड़ा ढूंढा है। देखो तो सही कितनी खूबसूरत लड़की है। मैं उनकी तारीफ करने पर खुश हो गई थी। फिर मैं और अम्मी बड़े चाव से शादी की तैयारियां करने लगे। एक एक सूट मैंने और अम्मी ने बड़े प्यार से उनके लिए खरीदा था। और फिर इखलाक की बहुत अच्छी थी कि जब भी हम उनसे मिलने उनके घर जाते तो वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर मुझे देखती रहती। मुझे उनके अंदर बहुत अपनायत महसूस होती थी। वो ज्यादा अमीर खानदान से ताल्लुक न रखती थी। 4 बहनों में वो तीसरे नंबर पर थी। उनकी 2 बड़ी बहनों की शादी हो गई थी। माँ बाप जिंदा थे। अबू भी मामूली सा कारोबार करते थे। उनका घर का गुजारा अच्छा चल रहा था। वैसे भी अम्मी अब्बू को उनके घर से कोई सरोकार न था। उन्हें तो उनकी प्यारी सी बेटी पसंद आ गई थी, जिसे हम जल्द अज जल्द अपनी भाभी बनाकर घर लेकर आ रहे थे। जब मैंने अपने भाई अवैस को उनकी तस्वीर दिखाई तो वो भी बहुत खुश नजर आए। मैं उन्हें बार बार नरमीन का नाम लेकर छेड़ती तो वो मुस्कुरा देते। मैं सोचती कि भाभी के रूप में मुझे एक दोस्त मिलने वाली है। वैसे भी बाजी की जब शादी हुई थी तो उस वक्त मैं सिर्फ 11 साल की थी। आज उनके 2 बच्चे थे, लेकिन वो बहुत दूर दूसरे शहर में ब्याही गई थी। इसी वजह से उनका रोज रोज आना जाना ना होता था, बल्कि साल में एक दो दफा ही चक्कर लगाया करती थी। फिर जल्द ही शादी की सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई और बिलाखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन हम नरमीन भाभी को रुखसत करके अपने घर ले आए थे। न जाने क्यों दुल्हन बनी नरमीन भाभी के चेहरे पर मुझे बेहद परेशानी नजर आ रही थी। हालांकि वो दुल्हन बनकर बेहद हसीन लग रही थी, लेकिन कुछ उदास और परेशान सी बैठी, वो मुस्कुरा तक न रही थी। जब मैंने अम्मी से इस बात का जिक्र किया तो वो कहने लगी कि बेटा रुखसत होकर पराए घर में आई है, इसलिए परेशान होगी। अपने माँ बाप का घर छोड़ना आसान नहीं होता। अम्मी की बात बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम था। बाजी जब भी अपने ससुराल से रहने के लिए यहाँ आती थी तो वापस जाते हुए उनकी आंखें भीगी हुई होती थी। हालांकि उनकी शादी को 7-8 साल हो गए थे, लेकिन फिर भी वो जब भी जाती उदास ही नजर आती। एक हफ्ते में ही भाभी घर में घुल मिल गई थी। उन्हें देखकर कहीं से भी ऐसा महसूस नहीं होता था
کہ वो किसी पराए घर से आई हैं। मुझसे तो वो बहुत प्यार करती थी, मुझे अपनी छोटी बहन की तरह समझती। अगर मैं अम्मी से कोई फरमाइश करती तो वो अम्मी के पूरा करने से पहले ही मेरे लिए वो बना कर ले आती थी। मेरे खाने पीने का खूब ख्याल रखती। जब भी मैं कॉलेज जा रही होती तो वो मुझे नाश्ते के लिए बुलाने आ जाती। अगर मैं नाश्ता ना करती तो जल्दी से टिफिन में डालकर मेरे बैग में नाश्ता रख दिया करती थी। मैं उनकी मोहब्बत पर हैरान रह जाती। अब शादी को 1 महीना हो गया था, लेकिन उन्होंने अपनी मोहब्बत से पूरे घर वालों को गुरविदा कर लिया था। बाजी जो शादी से पहले उनकी मुखालिफत कर रही थी कि इतनी जल्दी रिश्ता करने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन जब नरमीन भाभी का इखलाक देखा तो अम्मी को कहने लगी कि अच्छा हुआ आपने फटाफट शादी करने का फैसला कर लिया, ऐसा ना होता कि ये चांद कोई और उठा कर ले जाता। अब मैं भी अपनी भाभी का काम करने में हाथ बटा दिया करती थी। उनके बिन बोले ही मैं उनके साथ काम करवाने लग जाती, हालांकि वो मुझे मना करती रहती थी कि तुम पढ़ाई भी करती हो और फिर घर का काम भी करती हो, लेकिन मुझे उनके साथ काम करना अच्छा लगता था। उन्होंने अम्मी की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। हर चीज खुश असलूबी से चल रही थी, लेकिन आज जो मेरी आंखों ने मंजर देखा था उससे देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता था। भला कल मुझे कॉलेज की फीस जमा करवानी थी। अब्बू बड़े चाचा के यहाँ इस्लामाबाद गए हुए थे, इसीलिए मुझे भाई से पैसे लेने पड़े। जब मैं उनसे पैसे लेने के लिए कमरे में गई तो भाभी उनके साथ ही मौजूद थी। मुझे मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखती रहीं। उन्होंने बहुत तेज कलर का सूट पहना हुआ था, जबकि खूब गहरा मेकअप भी कर रखा था। हालांकि मैंने अपनी भाभी को हमेशा सादगी में ही देखा था, लेकिन जैसे ही मैं फीस के पैसे लेकर कमरे से बाहर आई तो सामने से भाभी उतरती हुई नजर आई। वो बिल्कुल अपने सादगी वाले होलिये में थी और उन्होंने हल्के रंग का सूट पहन रखा था। मैं चकरा कर गिरने को थी। ये मेरे साथ क्या नजर का धोखा हुआ था। पूरी रात मुझे खौफ से नींद आई थी, क्योंकि वो तेज गहरे मेकअप वाली औरत जो भाभी के रूप में भाई के साथ बैठी थी, वो भी जाहिर भाभी ही थी, लेकिन नरमीन भाभी का अक्स मालूम हो रही थी। दूसरी सुबह सब कुछ नॉर्मल था। मैं भी अपनी भाभी से नजरें चुरा रही थी। वो हमेशा की तरह मुझे बड़े प्यार से नाश्ते के लिए चीजें मेरे सामने रख रही थी, लेकिन मैं खामोशी से नाश्ता कर रही थी। फिर 1-2 दिन यूं ही गुजर गए और मैंने इस बात को अपने जहन से झटक दिया। मैं उससे जहन पर सवार न करना चाहती थी, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद ऐसा वाकया हुआ जिसने फिर मेरे आसाब को झुंझुला कर रख दिया। आधी रात को मैं पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि कुछ दिनों बाद मेरे फाइनल पेपर होने वाले थे। नींद ने मुझे सताया तो सोचा कि चाय ही बना लेती हूँ। जैसे ही मैं कमरे से बाहर आई तो भाई का कमरे का दरवाजा बंद पड़ा था। अम्मी अब्बू भी बेखबर सोए हुए थे। सिर्फ मेरे ही कमरे का दरवाजा खुला था, क्योंकि मैं जाग रही थी। फिर किचन में जाते हुए अचानक ही मेरी नजर सीढ़ियों पर लगे हुए छत वाले दरवाजे पर गई, जो कि खुला पड़ा था। अब्बू सोने से पहले पूरे घर के दरवाजे चेक किया करते थे और छत वाला दरवाजा तो लाजमी बंद करके सोते थे, लेकिन रात को अक्सर चोरी वगैरह होने के खदशे के पेश नजर वो इस दरवाजे को बंद कर दिया करते थे। अब इस दरवाजे का खुला होना मुझे खौफ में मुब्तला कर रहा था, इसीलिए मैं धीमे धीमे सीढ़ियां चढ़ती हुई दरवाजा बंद करने के लिए छत की तरफ जा रही थी। अचानक ही मुझे नीले रंग का दुपट्टा उड़ता हुआ नजर आया, जैसे कोई छत पर मौजूद हो। वो भाभी ही थी, जो छत की मुंडेर पर खड़ी उदासी से चांद की तरफ देख रही थी। उन्होंने नीले रंग का सूट पहन रखा था। वो निहायत परेशान नजर आ रही थी। मैं हैरान रह गई। आधी रात को अकेली वो छत पर क्या कर रही थी। फिर मैं उनके पास गई और उनसे कहने लगी, नरमीन भाभी, आप छत पर क्यों खड़ी हैं? आपको नींद नहीं आ रही क्या? वो मेरी आवाज सुनकर ऐसे उछल पड़ी जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उनके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। मैं उनका चेहरा देखकर हंस पड़ी। फिर उन्हें कहने लगी कि भाभी, मैं हूं आपकी नंद शैला, कोई चुड़ैल नहीं जो आप मुझे देखकर यूं डर गई। वो फीकी सी हंसी हंस पड़ी थी। न जाने मुझे उनकी हंसी झूठी महसूस हुई थी। फिर मैं उनसे कहने लगी कि चले आए, आप मेरे साथ नीचे चलें। इस तरह आधी रात को छत पर खड़ा होना ठीक नहीं। फिर वो अपने कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी न जाने क्यों चोर निगाहों से मुझे देख रही थी। मैं हैरान थी कि वो दरवाजा खोलकर अंदर क्यों नहीं जा रही। फिर मैंने जैसे ही दरवाजे पर हाथ रखा तो हैरान रह गई। दरवाजा अंदर से बंद था। इसका मतलब था कि भाई ने उन्हें बाहर निकालकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। मैं हैरान रह गई। मेरे भाई उनके साथ बहुत अच्छे थे और शादी के बाद बहुत ज्यादा खुश भी। फिर
भला इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ था जो कि भाभी को आधी रात को उन्होंने कमरे से बाहर निकाल दिया था। उनके चेहरे पर बहुत शर्मिंदगी सी महसूस करके मैं उन्हें वहीं छोड़कर अपने कमरे में आ गई थी। चाय का कप मैंने अपने सामने ही रख लिया था, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि दोनों मियाँ बीवी के ताल्लुकात ठीक नहीं चल रहे थे। दूसरी सुबह मैंने अम्मी को बता दिया कि किस तरह से भाभी आधी रात को अकेली छत पर खड़ी थी, क्योंकि भाई ने उन्हें कमरे से निकाल दिया था। अम्मी को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। फिर उन्होंने अब्बू को भी बता दिया। यूं दोनों ने भाई को बुलाया और उनसे पूछने लगे कि क्या वजह थी, तुमने अपनी बीवी को कमरे से आधी रात को बाहर निकाल दिया था। भाई उनकी बात सुनकर हैरान रह गए। फिर कहने लगे, नहीं, हमारे दरमियान तो कोई लड़ाई नहीं हुई। नरमीन तो पूरी रात कमरे में ही मेरे पास मौजूद थी। आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। फिर मैं भाई से कहने लगी कि भाई, मैंने अपनी आंखों से भाभी को छत पर खड़े हुए देखा था, वो भी आधी रात को, और जब उन्होंने आपके कमरे का दरवाजा बजाया तो दरवाजा अंदर से बंद था। भाई कहने लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कल मेरे सर में बहुत दर्द था। नरमीन को 2-3 घंटे तक मेरे पास बैठकर मेरा सर दबाती रही थी और मेरे बाद ही वो सोई थी। सारे मामले में नरमीन भाभी बिल्कुल खामोश खड़ी थी। फिर अम्मी ने उनसे पूछा तो वो रोती हुई वहां से भाग गई। अब अम्मी अब्बू के साथ साथ मैं और भाई भी निहायत हैरान परेशान थे। फिर कुछ दिनों बाद घर में वो होने लगा जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। उधर मैं रात को छत पर जाती तो भाभी मेरे साथ मौजूद होती, लेकिन जैसे ही मैं नीचे आती तो भाभी कमरे से निकलती हुई नजर आती। हर वक्त वो भाई के आसपास ही रहती थी, लेकिन दो दो जगह पर भाभी एक ही वक्त में कैसे हो सकती थी। एक तरफ मुझे भाभी खूब गहरे मेकअप और जेवरात में लदी पदी नजर आती, तो दूसरी तरफ वो उदास चेहरा और सादा से कपड़ों में मलबूस परेशान नजर आती। एक दिन अम्मी अब्बू मामू के यहाँ गए थे। वो दूसरे शहर में रहते थे, इसलिए उनका प्रोग्राम था कि वो एक रात वहीं रुकेंगे। अब मैं अपने पेपर्स होने की वजह से घर में भाभी और भाई के साथ ही मौजूद थी। मैं उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन पढ़ाई की वजह से ना जा सकी। न जाने क्यों मुझे भाभी से खौफ आने लगा था। मैं उनसे खिंची खिंची सी रहती, मगर मेरा जहन ये कबूल करने को तैयार ना था कि मुझे बार बार ये धोखा हो रहा है, यह हकीकत कुछ और है। फिर उस रात जो कुछ हुआ उसने मेरे वहम को यकीन में बदल दिया था। मैं रात को देर देर तक जागकर पढ़ाई किया करती थी। उस रात भी मैं जागी हुई थी। रात के 12 बजने वाले थे। मैं चाय बनाने के लिए किचन में आई तो अचानक ही मुझे रोने की आवाजें आने लगी। ये आवाजें छत से आ रही थी। ये नस्वानी आवाजें थी और मैं उन्हें अच्छे से पहचान सकती थी। वो भाभी ही थी जो बिलक बिलक कर रो रही थी। मैं उनकी आवाजों पर परेशान हो गई और फौरन ही सीढ़ियों से चढ़ती हुई छत की तरफ भागी। वो छत पर उजड़ी हुई हालत में बैठी थी। उनके स्याह बाल बिखरे हुए थे, जबकि दुपट्टा भी जमीन पर पड़ा था। घुटनों में मुंह छुपाकर वो बुलंद आवाज से रो रही थी। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैंने धीरे से उनके कंधे को छुआ और उन्हें कहने लगी, क्या हुआ भाभी, आप इतना क्यों रो रही हैं? क्या भाई से लड़ाई हो गई? मेरी आवाज पर चौंक कर उन्होंने अपना सर उठाया था। मैं उनका चेहरा देखकर हैरान रह गई। लाल सुर्ख अंगारा आंखें, ऐसे लग रहा था जैसे कई घंटे से रो रही हो। वो रोते रोते मुझे कहने लगी कि शैला, मेरा दिल चाहता है कि मैं मर जाऊं। मैं एक ऐसे अजाब में फंसी हुई हूं जिसने मुझे खत्म कर देना है। मैं सोचती थी कि शादी के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी, वो हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ देगी, लेकिन वो देखो, आज मेरी जगह वो सुहागन बनकर मेरे शौहर के साथ रह रही है। जहां पर मुझे होना चाहिए वो रोजाना वहां पर मौजूद होती है। उनकी खौफनाक बातें सुनकर मैं दहल गई थी। फिर ना समझी से कहने लगी कि भाभी, आप किसके बारे में कह रही हैं? कौन है जो आपकी जगह लेना चाहती है? वो गुस्से से फट पड़ी। फिर कहने लगी, वो एक जिनजादी है जो पिछले 15 साल से मेरे साथ है। उसने मुझे आज तक जिंदगी की कोई खुशी महसूस होने नहीं दी। वो मेरी हर खुशी पर कब्जा कर लेती है। अभी भी देखो, उसने मेरे शौहर पर कब्जा कर लिया। वो खूब बिलक बिलक कर रो रही थी, जबकि मैं खौफ से कांप रही थी। जिनजादी का मतलब मैं अच्छी तरह समझती थी। उनका उजड़ा हुआ हुलिया इस बात की गवाही दे रहा था कि वो जो कुछ कह रही थी झूठ नहीं था। कुछ था उनके साथ ऐसा मामला जिससे हम घर वाले अनजान थे। फिर मैंने उन्हें तसल्ली दी और दिलासा दिया और कहने लगी, भाभी, हिम्मत और हौसले से काम लें। जो भी आपके साथ मसले हैं, हम आपके साथ हैं। आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे। अब नीचे आए।
मेरे साथ, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। मैं मुश्किल से उन्हें पकड़कर नीचे लाई थी, फिर उन्हें सहन में पड़े हुए चारपाई पर लिटा दिया। पानी पीकर वो बेखबर सो रही थी, लेकिन ये रात मुझ पर भारी गुजरने वाली थी। मैंने बड़े खौफ से भाई के कमरे की तरफ देखा था, जिनका दरवाजा आज भी बंद था। सुबह भाई उठते तो हशाश बशाश होते, कहीं से भी जाहिर न होता कि इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई हुई है। लेकिन ये लड़ाई वाला मामला न था, इसकी वजह कुछ और थी। उस रात के बाद भाभी मुझसे नजरें चुराती घर में फिर रही थी। फिर वो मेरे पास आई और कहने लगी, शहला मुझे माफ कर दो, और ना जाने मैंने तुम्हें क्या क्या कह दिया था। उस रात मैं बड़ी परेशान थी। फिर मैं उन्हें कहने लगी कि भाभी, मैं आपकी परेशानी समझती हूँ। आप जिन मसले मसाइल का शिकार हैं, मुझे कुछ कुछ समझ आने लगी है। देखें, जब तक आप अपना मसला किसी को नहीं बताएंगी तो भला वो कैसे हल होगा। अब कब तक घुट घुट कर जिंदगी गुजारती रहेंगी। वो मेरे मुंह से इतनी गहरी बात सुनकर हैरान रह गई थी। फिर मैंने उनका हाथ थामा, कहने लगी कि मुझे अपनी दोस्त समझें और मुझे अपनी परेशानी से आगाह करें। मेरा वादा है कि मैं कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, और आपके साथ जो भी मसले मसाइल हैं, मैं उन्हें हल करने की कोशिश करूंगी। उन्होंने बेख्तियार मुझे गले से लगा लिया। फिर कहने लगी, ठीक है, कल रात को तुम छत पर आ जाना, फिर मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाऊंगी। हो सकता है कि ये कहानी सुनकर तुम मुझसे दूर ही रहना पसंद करो, लेकिन मेरी कहानी किसी भी इंसान को रोने पर मजबूर कर देगी। अब मैं रात होने का इंतजार करने लगी थी। भाभी का वो राज जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी, और वो राज अम्मी अब्बू और भाई से अब तक छुपा हुआ था। भाभी ने उस रात मुझे बता देना था। कुछ तो था जो हमारी नजरों से पोशीदा था, और वो सब भाभी अकेले ही झेल रही थी। फिर जैसे ही रात हुई, मैं अपने कमरे से बाहर आई। रात का 1 बजने वाला था। भाई का कमरा हस्ब मामूल बंद पड़ा था। मैंने कमरे के दरवाजे से कान लगाकर आवाजें सुनना चाही। अंदर से भाभी की हंसने बोलने की आवाजें आ रही थी। भाई भी उनसे बातें करके खिल रहे थे। मैं हैरान रह गई। कल तक तो इतनी परेशान और उदास नजर आ रही थी, और आज भाई के साथ हंसी मजाक कर रही हैं। फिर मैं गुस्से से सोचने लगी कि उन्होंने तो मुझे छत पर बुलाया था, फिर कमरा बंद करके क्यों बैठी हैं। अभी मैं बाहर सहन में ही खड़ी थी कि अचानक छत वाले दरवाजे से भाभी ने झांका। उन्हें देखकर मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। वो मुझे इशारे से छत पर बुला रही थी। मैंने खौफजदा नजरों से कमरे की तरफ देखा, जहां से उनके हंसने बोलने की आवाजें आ रही थी। मेरी पेशानी पर वाज़े पसीना था। अब मुझे यकीन हो गया कि कुछ तो था जो आज मुझ पर बिजली बनकर गिरने को था। फिर मैं अपने खौफजदा दिल को संभाल के छत पर चली गई थी। भाभी मेरी मुंतजिर थी। उन्होंने गहरे सब्ज रंग का सूट पहना हुआ था। उस सादगी में भी वो कयामत ढा रही थी। कुछ उदास और कुछ परेशानी की कैफियत में वो मेरे सामने खड़ी थी। फिर मैं अटक अटक कर उन्हें कहने लगी कि भाभी, अभी मैंने आपके कमरे से हंसने बोलने की आवाजें सुनी हैं। आप यहाँ भी हैं और कमरे में, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ। मैंने कई दफा आपको 2 मुख्तलिफ जगहों पर एक साथ देखा है। वो मेरी बात सुनकर उदास हो गई। फिर कहने लगी, शहला, यही परेशानी बताकर मैं आज अपने दिल को हल्का करना चाहती हूँ। मुझे यकीन है कि तुम दूसरे लोगों की तरह मेरा मजाक ना उड़ाओगी। आज से 15 साल पहले, जब मैं सिर्फ 7 साल की थी, हमारा अपना घर न था। किराए का घर होने की वजह से हम हर 1-2 साल बाद घर तब्दील कर लिया करते थे। मैं 7 साल की थी और मुझसे बड़ी बहनें भी 9 और 11 साल की थी। एक छोटी बहन थी जो सिर्फ 4 साल की थी। अब्बू प्लास्टिक के बर्तनों का कारोबार किया करते थे। उनकी आमदनी इतनी नहीं थी कि हम कोई अच्छा घर ले सकते, इसीलिए मामूली किराए का घर ढूंढ लिया करते थे। इस बार हम जिस घर में आए थे, वहां पर रहने वाले सब लोगों का कहना था कि वो घर आसेब ज़दा है, लेकिन मामूली किराया होने की वजह से अम्मी अब्बू ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान न दिया। वैसे भी इस घर में 4 कमरे थे, जिसमें हमारी फैमिली आराम से रह सकती थी। अम्मी को वो घर बहुत पसंद आया था, और हम बहनों को भी, क्योंकि हम शुरू से ही छोटे छोटे घर में रहते आ रहे थे। इस बार कम किराए पर बड़ा मकान मिला था, इसीलिए खुशी खुशी इस घर में सामान शिफ्ट कर लिया था। 4 कमरे और बड़ा सा बरामदा था, साथ ही सहन था जिसमें एक बेरी का दरख्त लगा हुआ था। पड़ोसियों की तनबीह के बावजूद भी हम इस घर में बड़े आराम से रह रहे थे। फिर हम बहनों ने अब्बू से जिद की कि चूंकि इस घर में दरख्त लगा हुआ है, इसलिए हमें झूला बांध कर दिया जाए। अब्बू ने हमारी जिद करने पर इस दरख्त से झूला बांध दिया था, जिस पर हम बहनें बारी बारी झूल लिया करती थी। इस घर का एक कमरा मुकम्मल तौर पर बंद था
उस पर ताला लगा हुआ था। मकान मालिक भी दूसरे शहर में रहता था और जिसने घर किराए पर दिया था वो उसका कोई दोस्त था। उस आदमी का कहना था कि इस कमरे को ताला लगाने की वजह यह है कि इसमें मालिक के मकान का कुछ सामान पड़ा है जिसकी वजह से इसे खोल नहीं सकते। वैसे भी हमारी फैमिली के लिए 3 कमरे काफी थे। एक में अम्मी अब्बू रह रहे थे, एक में हमने फालतू सामान रख लिया था और एक कमरे में हम चारों बहनें सो जाया करती थी। यूं तो हम बड़े आराम से रह रहे थे। हमें रहते हुए 1 हफ्ता हो गया था। एक दिन आधी रात को मेरी प्यास की शिद्दत से आंख खुली तो मैं पानी पीने के लिए बाहर सहन में आई। उस वक्त मैं 7 साल की कम उम्र बच्ची थी। मुझे ज्यादा इन चीजों की समझ भी न थी। जैसे ही मैं पानी पीकर पलटी तो हैरान रह गई। उस दरख्त पर लगे हुए झूले पर एक मेरी ही उम्र की बच्ची झूल रही थी। उसके सुनहरी बाल कंधों पर बिखरे थे और काली आंखों से वो मुझे हंस हंस कर देख रही थी। मैं भी हैरान होकर उसे देखने लगी। 7 साल की बच्ची को भला इन सब चीजों की कहाँ समझ थी। मैं जरा भी खौफजदा ना हुई क्योंकि मैं इतनी बड़ी ना थी। उसने मुझे अपने पास बुलाया तो मैं भी उसके पास चली गई। अब वो मेरे साथ मिलकर खेलने लगी। उस पूरी रात हम दोनों झूला झूलते रहे। कभी वो लेती तो कभी मैं। हम दोनों मट्टी से खेलते तो कभी एक दूसरे से हंसी मजाक करते रहे। सुबह फजर में वो मेरे सामने से अचानक गायब हो गई। मैं पूरे घर में ढूंढती फिर रही थी मगर नींद की वजह से आंखें बोझल हो गई थी। इसीलिए आंखें मसलती हुई कमरे में गई और जाते ही बिस्तर पर लेट गई। उस नई जगह पर आकर अम्मी अब्बू ने एक सरकारी स्कूल में हम चारों बहनों का दाखिला करवा दिया था। मैं पूरा दिन सोती रही लेकिन जैसे ही आधी रात होती फौरन ही मेरी आंख खुल जाती। बाहर आती तो देखती वही बच्ची मेरे इंतजार में बैठी होती थी। वो मेरी ही तरह खूबसूरत थी। खूबसूरती में हम चारों बहनें बेमिसाल थीं। लेकिन अल्लाह ने शायद मुझे कुछ ज्यादा ही फुर्सत से बनाया था। हम दोनों उस बेरी के दरख्त के नीचे रात गए तक झूले झूलते थे। किसी को भी इस बात की खबर ना होती थी। फिर एक दिन मैं उससे कहने लगी कि तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा घर कहाँ है। उसने मुझे काली आंखों से मुस्कुराते हुए देखा, फिर उस बंद कमरे की तरफ इशारा किया था। फिर मैं उस कमरे की तरफ देखकर हंसी और उससे कहने लगी कि इस कमरे पर तो ताला लगा हुआ है, तुम वहां कैसे रहती हो। तो वो अपनी जगह से उठी, उसने मेरा हाथ थामा और उस कमरे के सामने ले गई थी। फिर जैसे ही उसने दरवाजे पर हाथ रखा तो वो दरवाजा खुद ब खुद खुलता चला गया। मैं अंदर जाकर हैरान रह गई क्योंकि वहां एक अजनबी मर्द और औरत बैठे हुए थे। वो बड़े आराम से चारपाई पर बैठे थे। उनके साथ ही उनका 2 साल का छोटा सा बच्चा भी बैठा था। दोनों की आंखें बिल्कुल काली थी और वो देखने में दोनों उस बच्ची जैसे नजर आते थे। मैं हैरान रह गई कि इतने दिनों से ये लोग हमारे साथ रह रहे हैं लेकिन अम्मी अब्बू और हम बहनों ने किसी को भी नहीं देखा था। मेरा नन्हा सा जहन इस सोच पर मजबूर था कि आखिर ये दिन के वक्त कहाँ चले जाते हैं, क्योंकि मैंने दिन में तो इस कमरे में ताला लगा हुआ देखा था। उन्होंने मुझे खाने के लिए बिस्किट दिए जो मैंने वहीं खड़े खड़े खा लिए और वो बच्ची मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। मैं स्कूल में जाती तो मुझे उसकी याद सताती रहती। ये दिल चाहता कि उड़कर उसके पास चली जाऊं। मैं किसी को भी इस बारे में ना बताना चाहती थी। उसने मुझे अपना नाम वीना बताया था। वीना मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। फिर एक दफा जब हम रात को खेल रहे थे तो मैं उससे कहने लगी कि तुम मेरे साथ मेरे स्कूल क्यों नहीं पढ़ती हो, तुम सुबह मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें अपना स्कूल दिखाऊंगी। फिर दूसरी सुबह मैं जल्दी जल्दी तैयार हो गई थी। मैं वीना के इंतजार में थी कि वो कब अपने कमरे से निकले और मेरे साथ स्कूल चले, लेकिन वो कमरे से बाहर ही ना आई। मैं कुछ उदासी हो गई थी। अम्मी को भी कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि मुझे डर था कि कहीं अम्मी ये ना कह दे कि तुम आधी रात को उसके साथ क्या करती हो। फिर मैं ये देखकर हैरान रह गई कि जैसे ही मैं स्कूल पहुंची तो वो मेरे साथ मेरे बेंच पर बैठी थी। उसे देखकर मैं निहायत खुश हुई। पूरा दिन उससे बातें करती रही। कभी उसे अपनी किताबें दिखाती तो कभी बस्ता। फिर मैं उसे बताती कि देखो ऐसे लिखते हैं। मैं उसे कापी पर लिख लिख कर दिखाया करती थी। अभी इस बात को 2-3 दिन ही गुजरे थे कि स्कूल वाली टीचर ने अम्मी को स्कूल बुलवा लिया। वो मेरे सामने अम्मी से कह रही थी कि आपकी बेटी बड़ी अजीबोगरीब हरकतें किया करती है। वो क्लास में बैठकर अपने आप से बातें करती है। दूसरे बच्चे देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इसे इस बात की खबर ही नहीं कि आपकी बच्ची के साथ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अम्मी हैरत से शशदर खड़ी थी। कहने लगी कि नहीं बहन, हम तो गरीब लोग हैं, हम तो ऐसी बीमारी का इलाज भी नहीं करवा सकते। मेरी बच्ची तो बिल्कुल ठीक थी। अब मेरी स्कूल की उस्तानी ने जो बात अम्मी को बताई थी वो सब परेशान कर देने वाली थी।
امی مجھے گھر لے آئی تھی۔ وہ مجھ سے بار بار کہتی کہ تم کس سے باتیں کرتی ہو، تمہیں کون نظر آتا ہے، لیکن میں خوف سے انہیں کچھ بتا ہی نہ پا رہی تھی۔ پھر امی مجھ پر نظر رکھنے لگی تھی۔ اس نے بڑی باجی کو بھی کہہ دیا تھا کہ اس پر نظر رکھا کرو۔ اس رات بھی میں 12 بجے کے قریب اٹھی اور جا کر صحن میں پہنچ گئی۔ اب میں اس جھولے پر بیٹھ کر جھولے لے رہی تھی۔ دینا مجھے ہواؤں کے سپرد کر رہی تھی۔ میں بڑی خوش تھی اور کھل کھلا کر ہنس رہی تھی۔ اچانک ہی مجھے صحن میں کھڑی امی نظر آئی تھی، جو اپنے دل پر ہاتھ رکھے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں دینا سے جھولا روکنے کو کہہ رہی تھی، لیکن وہ پہلے سے ہی وہاں سے غائب تھی۔ امی نے ہی مشکل سے جھولا پکڑ کر روکا تھا، پھر مجھے کمرے میں لے آئی۔ پھر وہ نرمی سے مجھے کہنے لگی کہ نرمین بیٹا، تم آدھی رات کو کس کے ساتھ کھیل رہی تھی؟ تو میں سر جھکا کر امی سے کہنے لگی، امی وہ میری دوست ہے دینا، وہ روز میرے ساتھ کھیلنے آتی ہے، وہ اس ساتھ والے کمرے میں رہتی ہے، اس کے امی ابو بھی ہیں اور چھوٹا بھائی بھی۔ امی میرے منہ سے یہ بات سن کر دہل گئی تھی۔ نہ جانے مجھے ان کا چہرہ کیوں پریشان اور خوف زدہ نظر آ رہا تھا۔ میں حیران ہو کر سوچ رہی تھی کہ وہ بھلا اس بات پر ڈر کیوں رہی تھی۔ انہوں نے یہ ساری بات ابو کو بھی بتا دی تھی۔ ابو اپنا سر پکڑ کر بیٹھے تھے۔ پھر اسی شام کو ابو ایک مولوی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ انہوں نے پڑھ کر کچھ عمل کیا، پھر ابو سے کہنے لگے کہ بھائی، اس گھر میں جنات کا ایک خاندان رہتا ہے، ان کے 2 بچے بھی ہیں، اس گھر میں رہائش پذیر ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی ہم عمر بیٹی آپ کی بیٹی پر فدا ہو گئی ہو، اس لیے اس نے اس سے دوستی کر لی ہے۔ وہ اچھے اور نیک جنات ہیں، میں کسی قسم کا کوئی عمل کر کے انہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ آپ لوگوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس مکان کو خالی کر دیں۔ اگر آپ کو اپنی بچی کو اس چھوٹی جنزادی سے بچانا ہے تو۔ اب تو امی ابو اور میری دوسری بڑی بہنوں کے لیے اس گھر میں رات گزارنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ وہ سب ڈرے ہوئے تھے، لیکن مجھے کوئی خوف محسوس نہ ہو رہا تھا۔ میں ابھی بھی روز رات کو دینا کا انتظار کرتی اور وہ آئے اور میرے ساتھ کھیلے، لیکن امی اب مجھے اپنے پاس سلانے لگی تھی۔ میں ذرا سا بھی اٹھ کر باہر جانے لگتی تو امی فوراً ہی مجھے اپنے بازو میں دبوچ لیا کرتی تھی۔ میں حیران ہو کر سوچتی تھی کہ وہ اتنی پیاری بچی ہے، پھر بھی یہ سب لوگ اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ پھر ایک دن باجی کہنے لگی کہ نرمین، تمہیں وہ لوگ کہاں نظر آئے تھے؟ تو میں اس بند کمرے کی طرف اشارہ کرتی تو دونوں بہنیں خوف زدہ نظر آتی۔ پھر صرف 15 دن کے اندر اندر ابو نے وہ مکان خالی کر دیا تھا۔ میں اس مکان چھوڑنے پر اداس تھی۔ میری دوست مجھ سے جدا ہونے والی تھی۔ پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب میں اس مکان سے باہر آ رہی تھی تو اسی دروازے پر وہ میری دوست جنزادی بھی کھڑی تھی، جو مجھے بہت حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے آنسو تھے، ایسے لگتا تھا جیسے مجھ سے جدا ہونے پر وہ غمگین ہے۔ پھر اس نے مجھے اشارے سے کہا تھا کہ میں تم سے ملنے آؤں گی۔ میں نے بھی اسے مسکرا کر ہاں میں گردن ہلا دی تھی۔ اب ہم دوسری جگہ رہنے لگ گئے تھے، لیکن جب بھی دینا کا دل چاہتا وہ مجھ سے ملنے آ جاتی تھی۔ اب ہم دونوں ساتھ ساتھ بڑی ہو رہی تھی۔ وہ مجھے سختی سے منع کرتی کہ میرے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتانا، ورنہ تمہارے امی ابو ہمارا ملنا بند کر دیں گے۔ اب مجھے بھی اس کی عادت ہو گئی تھی، اسی لیے میں کسی کی موجودگی میں اس سے بات ہی نہ کیا کرتی تھی، بلکہ مسکرا مسکرا کر اسے دیکھتی رہتی۔ ہم دونوں میں بہت محبت اور وابستگی پیدا ہو گئی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ جب میں جوان ہو جاؤں گی تو یہ عذاب بن کر میری زندگی میں نازل ہو جائے گی، کیونکہ میں نے جانے انجانے میں اس سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ میں زندگی بھر اس کے ساتھ رہوں گی۔ اب وہ ہر جگہ میرے ساتھ ہوتی تھی، کوئی شادی، کوئی فنکشن، کوئی تقریب وہ نہ چھوڑتی تھی جس میں وہ میرے ساتھ نہ جاتی، حتیٰ کہ کبھی کبھی وہ میرے رکھے ہوئے کپڑے بھی پہن لیا کرتی تھی۔ وہ سب کی نظروں سے پوشیدہ رہتی، اسے صرف میں ہی دیکھ سکتی تھی۔ اب میں 17 سال کی ہو چکی تھی، لیکن پھر اس غفلت کا مجھے اب اندازہ ہوا۔ اس دن سارے گھر والے شادی میں جا رہے تھے، میں بھی شادی میں جانا چاہتی تھی، لیکن دینا نے مجھے شادی میں جانے سے روک دیا تھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں شادی میں گئی تو وہ امی ابو کے سامنے آ جائے گی اور سب کو بتا دے گی کہ میں کتنے سالوں سے اس کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ میں اس کی دھمکیوں سے ڈر جایا کرتی تھی، اسی لیے اس دن پیٹ درد کا بہانہ کر کے میں گھر میں ہی رک گئی تھی۔ میری وجہ سے بیچارے ابو بھی شادی میں شریک نہ ہو سکے تھے، وہ میرے ساتھ گھر پر ہی رک گئے تھے۔ اس دن مجھے اس کے اوپر بہت غصہ آیا تھا۔ دن بدن وہ مجھ پر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ اگر میں کسی کے ساتھ ہنس کر بھی بات کر لیتی تو اسے برا لگ جاتا۔ وہ چاہتی تھی کہ صرف میں اسے ہی دیکھوں اور اسی کے ساتھ رہوں۔
اس نے زندگی میں کبھی بھی کسی لڑکی کے ساتھ مجھے دوستی نہ کرنے دی تھی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ میں اس کے ساتھ ہی دوستی قائم رکھوں۔ اب بڑی بہنوں کی شادی کی تقریب تھی۔ شادی میں میرے ماموں کا بیٹا آذر بھی آیا تھا۔ میں اسے دیکھ رہی تھی کہ وہ مجھے کس قدر نظروں میں سمائے ہوئے تھا۔ اس کے یوں دیکھنے پر مجھے شرم آ رہی تھی۔ وہ اچھا خاصا خوبصورت دکھنے والا نوجوان تھا۔ میں بھی اس سے محبت کرنے لگی، کیونکہ ہمارے رشتے میں کوئی رکاوٹ نہ آنی تھی۔ پھر چند دنوں بعد ماموں رشتہ لے کر آ گئے۔ امی ابو بہت خوش تھے، ان کے ساتھ ساتھ میں بھی نہایت خوش تھی۔ لیکن میری خوشی اس وقت خاک میں مل گئی جب اس جنزادی نے مجھے یہ رشتہ نہ کرنے کا کہا۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں اس سے کہنے لگی کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، تو وہ مجھے دھمکیاں دینے لگی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جائے گی۔ میں اس کی دھمکیوں پر بری طرح سے ڈر گئی تھی، اسی لیے دل پر پتھر رکھ کر امی ابو کے سامنے میں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ اب امی ابو ماموں کے سامنے بری طرح شرمندہ تھے۔ امی مجھے بدتمیز اور زبان دراز نہ جانے کس القابات سے نواز رہی تھی، لیکن میں کیا کرتی؟ میں اس جنزادی کی وجہ سے مجبور تھی جس نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا تھا۔ پھر ایک دن امی مجھے بہت باتیں سنا رہی تھی، تو میں نے بھی امی کے سامنے ساری سچائی بیان کر دی کہ کس طرح سے اس جنزادی کے مجبور کرنے پر میں نے اس رشتے سے منع کیا۔ وہ نہیں چاہتی کہ میں کسی کے ساتھ بھی شادی کروں، وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ امی کے سر پر تو جیسے آسمان گر پڑا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کی جوان بیٹی کے ساتھ کیا مسئلے چل رہے تھے۔ پھر وہ مجھے لے کر ایک عامل صاحب کے پاس چلی گئیں۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور پوری حقیقت جان لی۔ پھر امی کو کہنے لگے کہ وہ جنزادی سالوں سے تمہاری بچی کے ساتھ رہ رہی ہے، اس لیے اتنی آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اسے کچھ نقصان پہنچا دے، اس لیے تمہیں آہستہ آہستہ کر کے اس سے اپنی بیٹی کا پیچھا چھڑوانا ہوگا۔ اب میرا عامل سے علاج چل رہا تھا، اسی اثناء میں تمہارے بھائی کا رشتہ میرے لیے آیا۔ اب میں کافی حد تک ٹھیک ہو چکی تھی، اس لیے امی ابو نے جھٹپٹ سے ہی رشتہ پکا کر دیا۔ میں اس رشتے سے منع کرنا چاہتی تھی، لیکن امی ابو کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ بار بار میرے لیے اتنا اچھا رشتہ نہ آ سکتا تھا، اسی لیے انہوں نے شادی کرنے میں دیر نہ کی۔ لیکن میں حیران رہ گئی جب عین شادی والے دن میرے سامنے دلہن بن کر آ گئی تھی۔ وہ مجھے سرخ انگارہ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، تم نے عامل کے پاس جا کر غلطی کی ہے، اب دیکھنا میں تمہارے شوہر کے ساتھ نکاح میں آ گئی ہوں۔ اب تم اس کے ساتھ نہیں بلکہ میں تمہارے شوہر کے ساتھ زندگی گزاروں گی، تمہارے روپ میں آ کر اسے دھوکے میں رکھ کر اس کے ساتھ سہاگ رات منایا کروں گی، جبکہ تم تڑپ تڑپ کر اپنی زندگی گزارو گی۔ پھر اس نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا۔ شادی کی پہلی رات سے لے کر آج تک تمہارے بھائی کے ساتھ میں نہیں بلکہ وہ میرے روپ میں اس کے ساتھ سوتی ہے۔ تمہارا بھائی سمجھتا ہے کہ میں اس کے ساتھ موجود ہوں، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ میں نہیں بلکہ وہی جنزادی ہے۔ وہ روزانہ مجھے میرے کمرے سے بے دخل کر کے باہر نکال دیتی ہے، جبکہ خود میرے روپ میں اس کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ میں سہاگن ہو کر بھی ایک کماری لڑکی کی طرح زندگی گزار رہی ہوں۔ اب تم ہی بتاؤ، میرے لیے یہی رہ گیا ہے کہ میں خود کو ختم کر لوں، کیونکہ میں اب جینا نہیں چاہتی۔ زندگی سے میرا اعتبار اٹھ گیا ہے۔ وہ جنزادی زندگی بھر مجھے یوں ہی ستائے گی۔ نرمین بھابھی میرے سامنے رو رو کر یہ ساری کہانی سنا رہی تھی اور میں حیرت سے بت بنی بیٹھی تھی۔ پھر میں ان سے کہنے لگی کہ بھابھی، آپ نے اپنا علاج پورا کروانا تھا نا، ادھورا کیوں چھوڑ دیا؟ تو وہ کہنے لگی کہ شہلا، شادی کے بعد میرے لیے علاج کروانا ممکن نہیں تھا، کیونکہ مجھے خوف تھا کہ کہیں تم لوگ میری اس حقیقت سے واقف نہ ہو جاؤ۔ امی ابو یہ سمجھیں کہ میرے ماں باپ نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ ان کی ایک آصیب زدہ بیٹی کے ساتھ شادی ان کے پڑھے لکھے اور خوبصورت بیٹے سے کر دی ہے۔ اسی خوف نے مجھے گھر سے باہر قدم بھی نہ رکھنے دیا تھا۔ ان کی خوبصورت آنکھیں رو رو کر لال ہو رہی تھیں۔ میں نے انہیں اپنے گلے سے لگا لیا، پھر کہنے لگی کہ ہم سب آپ کے اپنے ہیں، آپ کی اس تکلیف پر کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ دیکھنا میں آپ کا کیسے علاج کرواتی ہوں۔ امی ابو کبھی بھی آپ کا علاج کروانے سے منع نہیں کریں گے۔ اس رات میں نے ان کو ڈھیروں تسلیاں دی تھی۔ میں اس جنزادی کے لیے اپنے دل میں بے تحاشا نفرت محسوس کر رہی تھی، جس نے میری پیاری بھابھی کی پوری زندگی اجیرن بنا دی تھی۔ دوسری صبح میں نے ہی امی ابو اور بھائی کے سامنے ساری سچائی بیان کر دی تھی۔ بھابھی کمرے میں چھپ کر بیٹھی تھی، وہ بہت خوفزدہ تھی، لیکن میں نے انہیں تسلی دی تھی کہ بھائی بہت پڑھے لکھے اور سمجھدار ہیں، وہ کبھی بھی جاہلوں والی حرکت نہ کریں گے اور نہ ہی آپ کو ڈرامہ دار ٹھہرائیں گے۔ امی یہ سب کہانی سن کر بہت حیران تھی۔
फिर कहने लगी, जब ही तो मैं कहूँ कि मेरी बहू 4 महीने से माँ क्यों नहीं बन रही, हालांकि मैं तो इस खुशखबरी की शिद्दत से मुंतजिर थी। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी, ये बात आप बाद में सोचना, पहले हमें ये सोचना है कि हमें भाभी की जान उस जिनजादी से कैसे छुड़वानी है। अब उन्हें अपने साथ लेकर उस आमिल बाबा के पास जाएं, जिनसे भाभी का इलाज चल रहा था। वो बेचारी इतनी खौफजदा है कि अपना इलाज भी नहीं करवाना चाहती। उन्हें डर है कि कहीं भाई उन्हें छोड़ न दे। फिर अम्मी, अब्बू और भाई ने उन्हें अपने पास बुलाया। अब्बू ने उनके सर पर हाथ रखा और कहने लगे, तुम हमारी बेटी की तरह हो। अगर तुम्हारी जगह हमारी बेटी इस परेशानी में मुब्तला होती तो क्या हम उसे भी घर से निकाल देते? ऐसा गुमान अपने दिल में न लाना। भाई भी उसे तसल्ली देने लगे कि तुम्हारे साथ निकाह किया है, इसलिए जिंदगी भी तुम्हारे साथ निभाऊंगा। तुमने कल ही अम्मी के साथ जाकर अपना इलाज मुकम्मल करवाना है, ताकि उस मनहूस जिनजादी से तुम्हारी जान छूट जाए। दूसरे दिन अम्मी भाभी को लेकर उस आमिल बाबा के पास चली गई थी। मैं भी उनके साथ मौजूद थी। आमिल बाबा ने भाभी के सर पर हाथ रखा, फिर कहने लगे, मैंने पहले ही इस बच्ची से कहा था कि अपना इलाज मुकम्मल करवाना है, अधूरा नहीं छोड़ना, लेकिन उसके माँ बाप ने मेरी बात न मानी और उसे बगैर इलाज के ही ब्याह दिया, जिसी वजह से तो आज इसके लिए ये परेशानी खड़ी हुई है। फिर अम्मी ने आमिल बाबा से कहा कि हम भी इसके माँ बाप हैं और अब हम इसका मुकम्मल इलाज करवाएंगे। फिर आमिल बाबा ने दम किया और अम्मी से कहने लगे कि वो जिनजादी बहुत जिद्दी है, किसी सूरत भी इस लड़की का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं, और तो और उसके शौहर पर भी उसने कब्जा कर लिया है। इसका बेहतर हल यही है कि उस जिनजादी का निकाह मैं अपने मौक्कल किसी जिनजात से करवा दूं, ताकि निकाह में होने के बावजूद वो किसी सूरत भी उसके शौहर के पास ना जा सके। फिर अम्मी उन्हें कहने लगी कि क्या वो जिनजादी इस बात पर राजी हो जाएगी? फिर आमिल बाबा कहने लगे कि हो सकता है कि वो राजी हो जाए, क्योंकि अब उस लड़की को वो बचपन से सहेली मानती आई है। ये भी शादीशुदा है, तो यकीनन वो भी यही चाहेगी कि वो शादीशुदा बनकर अपनी जिंदगी गुजारे। फिर दूसरे दिन जुमेरात थी और अम्मी को लाजमी भाभी को लेकर आमिल बाबा के पास जाना था। आज वो कुछ खास अमल करने वाले थे। अम्मी ने मुझे सख्ती से मना किया कि मुझे अंदर आने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे दिल में तजस्सुस था, इसीलिए मैं आमिल बाबा के आस्थाने की खिड़की से अंदर का मंजर देख रही थी। फिर मैंने अपनी आंखों से देखा जब वो जिनजादी एक खौफनाक किस्म की सूरत लिए एक दीवार से चिपकी हुई थी। वो सहमी हुई नजर आ रही थी। आमिल बाबा के अमल ने उसे बेबस कर दिया था। फिर आमिल बाबा उससे कहने लगे कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि इस जवान बच्ची का पीछा छोड़ दे, क्यों इसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली है, लेकिन तूने मेरी बात न मानी। आज तो मैं तुझे अपने पास कैद करके ही रहूंगा। वो बेबसी की हालत में आमिल बाबा से कह रही थी कि मुझे कैद ना करो, मैं दोबारा इस लड़की के पास ना आऊंगी। फिर आमिल बाबा उससे कहने लगे कि ठीक है, फिर मेरी एक शर्त है, अगर तुम उस शर्त को मानती हो तो मैं तुम्हें अपने पास कैद ना करूंगा। मैं आज ही तेरा निकाह एक जिन जात से करवा देता हूं, तो उसके साथ अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार और इस लड़की को भी अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारने दे। पहले तो वो इस बात पर राजी न हुई, लेकिन जब आमिल बाबा ने उसे कैद करने की धमकी दी तो वो बादल नख्वास्ता इस बात पर राजी हो गई। फिर आमिल बाबा ने अपने सबसे खूबसूरत मौक्कल जिनजात से उसका निकाह करवा दिया था। वो जिनजात उसे लेकर वहां से गायब हो गया था। फिर आमिल बाबा अम्मी से कहने लगे कि अब तुम्हारी बहू को इससे कोई खतरा नहीं, क्योंकि मेरा मौक्कल कभी भी उसे इस लड़की के पास नहीं आने देगा। वो मेरे इशारों पर चलता है। मैंने उसे ताकीद कर दी है कि दोबारा इस जिनजादी को इस लड़की के पास भटकने भी न देना। अम्मी और भाभी बार बार उस आमिल का शुक्रिया अदा कर रही थी, जिसने इतनी बड़ी मुसीबत से उनको निजात दिला दी थी। मैं बड़ी हैरानी से यह सब देख रही थी। सोच भी नहीं सकती थी कि किसी लड़की के साथ जिंदगी में ऐसे वाकयात भी पेश आ सकते थे। अब भाभी हंसी खुशी भाई के साथ जिंदगी गुजार रही थी। वो बार बार कहती हैं कि मुझे अल्लाह ने इतना अच्छा ससुराल दिया, जिसने मुझे बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर इस घर में रखा हुआ है। वो मेरा अच्छा नसीब होने की दुआएं करती है। पहले से भी बढ़कर अम्मी अब्बू और मेरा ख्याल रखती हैं। फिर ठीक 6 महीने बाद ही अल्लाह ताला ने उन्हें माँ बनने की खुशखबरी दे दी थी। अम्मी की तो खुशी का ठिकाना ना था, क्योंकि वो अपने घर में बच्चे की किलकारियां सुनना चाहती थी और उनकी ये दुआ जल्द ही कबूल हो गई थी। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए,
تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔